नमस्कार विद्यार्थी जी, आज का लेक्चर में आपका स्वागत है। तो आज साम्यवादी आंदोलन टॉपिक है। साम्यवादी आंदोलन, इसका पहला क्वेश्चन है, बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना एन.एम. लोखंडे 1890 ईस्वी ने करी थी। एन.एम. लोखंडे ने 1890 ईस्वी में करी थी। तो एन.एम. लोखंडे ने 1890 में स्थापना किए थे। किसने रूसी क्रांति 1817 ईस्वी के अभिनंदन में कविता लिखी थी? सुब्रमण्यम भारती ने। किसने रूसी क्रांति 1917 ईस्वी के अभिनंदन में कविता लिखी थी? वो थे सुब्रमण्यम भारती। ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में कौन अग्रगामी थे? तो एन.एम. लोखंडे साहब थे, जिन्होंने बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन की भी स्थापना करी थी 1890 में। और वही ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने वाले नेता भी थे एन.एम. लोखंडे। भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संघ संगठन कौन सा था? तो मद्रास मजदूर संघ 1918 में। भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संघ संगठन कौन था? मद्रास मजदूर संघ 1918 ईस्वी में इसकी स्थापना करी गई थी। भारत में 1918 ईस्वी में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की थी? बीपी बाडिया ने। बीपी बाडिया ने 1918 में भारत में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना करी थी। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना मार्च 1919 ईस्वी में किसने की थी? तो इलियच लेनिन ने, बोल्शेविक पार्टी के वो नेता थे, उन्होंने किया था। कौन? इलियच लेनिन ने, जिन्हें लेनिन भी बोल सकते हैं, बोल्शेविक पार्टी के नेता थे, जिन्होंने कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना मार्च 1919 में करी थी। चलिए अगला क्वेश्चन मेरे भाई, अगला क्वेश्चन है, भारत में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने करी थी? तो एन.एम. जोशी ने किया था। एन.एम. जोशी साहब ने किया था। भारत में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किया था। किस संगठन की स्थापना एन.एम. जोशी ने किया था? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एन.एम. जोशी ने किया था। बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITUC की स्थापना कब हुई थी? 31 अक्टूबर 1920। बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITUC की स्थापना कब हुई थी? 31 अक्टूबर 1920 को हुई थी। वर्ष 1920 में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के उद्घाटन प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय ने। 1920 में ऑर्गेनाइज किया गया था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन, और फर्स्ट सेशन भी था। उसकी अध्यक्षता किसने किया था? लाला लाजपत राय जी ने किया था। भारत में मजदूर संघ आंदोलन से कौन जुड़े थे? तो बीपी बाडिया और एन.एम. जोशी साहब थे। भारत में मजदूर संघ आंदोलन से कौन जुड़े थे? बीपी बाडिया और एन.एम. जोशी साहब थे। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम महामंत्री कौन था? दीवान चमन लाल। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम महामंत्री कौन था? तो दीवान चमन लाल जी थे। एन.एम. रॉय के उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका कौन थी? बैगार्ड। एन.एम. रॉय के उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका कौन थी? तो बैगार्ड पत्रिका था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, शौकत उस्मानी तथा नालिनी सेनगुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे? तो कानपुर बॉल्शेविक षड्यंत्र केस। कानपुर बॉल्शेविक षड्यंत्र केस में मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, शौकत उस्मानी और नालिनी गुप्ता कैद किए गए थे कानपुर बॉल्शेविक षड्यंत्र केस के लिए। भारतीय साम्यवाद का प्रवर्तक कौन था? M.N. रॉय जी थे। भारतीय साम्यवाद का प्रवर्तक कौन था? M.N. रॉय साहब थे। कानपुर में 1920 ईस्वी में स्थापित कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? सिंगार वेल्लू चेट्टी की अध्यक्षता में। कानपुर में 1920 ईस्वी में स्थापित कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? तो सिंगार वेल्लू चेट्टी साहब के अध्यक्षता में।
कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो एम.एन. रॉय थे। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? एम.एन. रॉय साहब थे। ताशकंद में 17 अक्टूबर 1920 ईस्वी को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो एम.एन. रॉय ने की थी। अबनी मुखर्जी साहब थे, मोहम्मद अली थे और मोहम्मद शफीक साहब थे। ताशकंद में 17 अक्टूबर 1920 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने करी थी? तो एम.एन. रॉय थे, अबनी मुखर्जी, मोहम्मद अली और मोहम्मद शफीक थे। चलिए अगला क्वेश्चन मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या है कि कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो साम्यवादी आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध 11 फरवरी 1921 को किया गया था कानपुर षड्यंत्र मुकदमा। भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1924 को। भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1924 को। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय क्या था? तो 1926 से 1939 ईस्वी तक। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय क्या था? 1926 से 39 ईस्वी तक। अखिल भारतीय कर्मचारी एवं विकास दल कब अस्तित्व में आया था? तो वर्ष 1928 में। अखिल भारतीय कर्मचारी एवं विकास दल कब अस्तित्व में आया था? तो वर्ष 1928 में। मेरठ षड्यंत्र केस में किस राष्ट्रीय नेता ने बंदियों का पक्ष लिया था? तो M.C. चागला साहब थे। मेरठ षड्यंत्र केस में किस भारतीय राष्ट्रीय नेताओं ने बंदियों का पक्ष लिया था? तो M.C. चागला साहब थे। किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, H.G. वेल्स, हेराल्ड लास्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां की थी? मेरठ षड्यंत्र मुकदमा 1929 से 33 में जो मेरठ षड्यंत्र मुकदमा हुआ था पूरे संसार में चर्चा हुई थी। अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने चर्चा किया था। थॉमस अल्वा एडिसन मुंह से निकल रहा था, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने चर्चा किया था। H.G. वेल्स ने चर्चा किया था, हेराल्ड लास्की ने चर्चा किया था और रूजवेल्ट ने भी सब सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां की थी। वो था मेरठ षड्यंत्र मुकदमा मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन। वर्ष 1929 में नागपुर में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 1929 के नागपुर में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो P.D. नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब थे। 1929 में नागपुर में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के कांग्रेस अध्यक्ष। सन 1929 में ऑल इंडियन कांग्रेस में क्यों विभाजन हुआ, जिनमें एन.एम. जोशी के भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन बनाने की आवश्यकता पड़ी थी? तो संगठन को अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलनों से संयुक्त कराने पर क्या था? मतभेद चल रहा था। सन 1929 में ऑल इंडियन कांग्रेस में क्यों विभाजन हुआ, जिसमें एन.एम. जोशी ने भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन बनाने का निर्णय लिया, आवश्यकता उनको पड़ा। तो उनका कहना था कि संगठन को अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन से संयुक्त कराओ, लेकिन कुछ नेताओं का कहना ये नहीं था कि संयुक्त नहीं करा सकते। यही बात पर क्या था? मतभेद था। यही बात का मतभेद था। सोमेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम है? क्रांतिकारी साम्यवादी दल। सोमेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम है? क्रांतिकारी साम्यवादी दल। क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1934 में। क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1934 में। वर्ष 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की नींव किसने रखी थी? B.R. अम्बेडकर साहब ने। वर्ष 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की नींव किसने रखी थी? B.R. अम्बेडकर ने रखी थी। वर्ष 1938 में पारित ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट का संबंध मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो क्या था? हड़तालों पर
हड़तालों पर रोक से संबंधित है मेरे भाई, हड़तालों पर रोक से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन, उस आईसीएस अफसर का नाम, उस आईसीएस अफसर का नाम इंगित कीजिए जो कम्युनिस्ट आंदोलन के लिए गुप्त रूप से काम करता था तथा जिसने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य पर बिथरघात किया था। वो थे एचबी कामत साहब थे, जिन्होंने आईसीएस अफसर का नाम इंगित कीजिए। वो थे आईसीएस अफसर थे और कम्युनिस्ट आंदोलन के लिए गुप्त रूप से काम भी करते थे तथा भारत में अंग्रेजी साम्राज्य पर भीतरघात भी किया था। वो एचबी कामत साहब थे। वामपंथी आंदोलन से कौन संबद्ध थे? पीसी जोशी, एमएन रॉय, मुजफ्फर अहमद। वामपंथी आंदोलन से कौन संबद्ध थे? पीसी जोशी, एमएन रॉय, मुजफ्फर अहमद थे। कथन और कारक दोनों सही है और व्याख्या भी। ये इसका क्या है? कथन और कारक दोनों सही है और व्याख्या भी। क्या कहना है? 1930 के दशक के आरंभ में भारतीय राष्ट्रवादी लहर में श्रमिक भागीदारी का प्रभाव था। 1930 के दशक में जब शुरुआत में भारतीय राष्ट्रवादी लहर चल रहा था, उसमें श्रमिक, मेहनत करने वाले मजदूर लोग, किसान लोग का भी क्या था? भागीदारी था मेरे भाई। श्रमिक नेता, मजदूर नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधारा को बुर्जुआ और प्रतिक्रियावादी समझते थे। श्रमिक नेता जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधारा को बुर्जुआ और प्रतिक्रियावादी समझते थे। चलिए अगला क्या है? तो अगला आपका है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे भाई, भारत परिषद अधिवेशन। थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। भारत परिषद अधिनियम 1909 में होम रूल आंदोलन एवं कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। अब ये बहुत ही शानदार और एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है मेरे भाई। तो चलिए इसका भी क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं, इसका भी प्रश्न शुरू करते हैं। तो भारत परिषद अधिवेशन 1909 में जो हुआ था, भारत परिषद अधिवेशन। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? वर्ष 1909 में। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? वर्ष 1909 में। वर्ष 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीज थे और वह जिसने अंततः देश का विभाजन कराया था, वो क्या था? तो विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र के स्थानों के आरक्षण में, यही सब क्या बात था जो देश को आज़ाद कराया था मेरे भाई। मैंने आपको अगले क्वेश्चन में भी, इसके पहले वाले इस लेक्चर में भी मैंने आपको बोला था कि ये ब्रिटिश चाहते थे क्या? कि हिंदू और मुसलमानों को बांट दो। मुसलमानों के लिए जो शिष्टमंडल शिमला में जाकर मिला था, वो किस लिए मिला था? मुसलमानों का कहना था कि मुसलमानों के लिए एक अलग कंट्री हो और मुसलमानों के लिए एक अलग क्या हो? निर्वाचक क्षेत्र हो, पृथक निर्वाचन क्षेत्र हो। उसी के लिए क्या किया? यहाँ देश का विभाजन भी कराया गया मेरे भाई। देश का में क्लियर लिखा है कि राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीज थे और वह जिसने अंततः देश का विभाजन करा दिया। तो विधानसभाओं में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और स्थानों में आरक्षण मिले, इसके लिए किया गया था मेरे भाई। चलिए, किसने कहा था? मार्ले मिंटो सुधार 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया। किसने कहा था? ये महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था कि मार्ले मिंटो सुधार 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया? ये गांधी जी ने कहा था मेरे भाई, ये गांधी जी ने कहा था। ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? तो कोलकाता में थी।
ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो कलकत्ता था। किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में वर्ष 1911 में भारत में कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था? तो आज आप मुंबई में जो गेटवे ऑफ इंडिया देख रहे हैं मेरे भाई, गेटवे ऑफ इंडिया जो देख रहे हैं 1911 में बनाया गया था। किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी जो यात्रा पर आया था, उसी के समय 1911 में ये गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था मेरे भाई। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? मुंबई में स्थित है। किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष में भारत का ताज ग्रहण किया था? दिसंबर 1911 में। किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष में भारत का ताज ग्रहण किया था? दिसंबर 1911 में। दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा कब की गई थी? तो दिसंबर 1911 में। वही किंग जॉर्ज पंचम जो आया था और क्वीन मैरी जो आई थी, दिल्ली दरबार लगा था दिसंबर 1911 में। तो कलकत्ता से बदलकर दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने का घोषणा किया गया था दिसंबर 1911 में। किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? 1912 में। घोषणा हो गया था दिसंबर 1911 में, लेकिन कलकत्ता से दिल्ली बदल दिया गया राजधानी 1912 ईस्वी में। 1912 ईस्वी में बदल दिया गया था। 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई, उस समय भारत का वायसराय कौन था? उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग था। 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाया गया, उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था। इसको याद करने का शानदार ट्रिक है मेरे भाई कि हार्डिंग 1912 में जो कलकत्ता से राजधानी को स्थानांतरित करना, दिल्ली लाना बहुत हार्ड था। 1912 ईस्वी में बहुत हार्ड था कलकत्ता से दिल्ली को राजधानी बनाना। तो उस समय का वायसराय हार्डिंग था और यही हार्ड काम किया था मेरे भाई। दिल्ली में किसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था? लॉर्ड हार्डिंग पर 23 दिसंबर 1912 को। दिल्ली में किसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था? लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था। जब कलकत्ता से राजधानी बदलकर दिल्ली लाया जा रहा था, तो दिल्ली में जब उसका राजकीय प्रवेश चल रहा था, पूरा धूमधाम से समारोह चल रहा था, उस समय 23 दिसंबर 1912 को हार्डिंग पर हमारे भारत माँ के सपूत ने बम फेंका था। तो चलिए, कौन क्रांतिकारी थे जो हार्डिंग बम कांड में शामिल थे? वह क्रांतिकारी कौन थे जो हार्डिंग पर बम फेंके थे? तो मास्टर अमीरचंद थे, भाई बाल मुकुंद थे तथा अवध बिहारी थे। मास्टर अमीरचंद थे, भाई बाल मुकुंद थे तथा अवध बिहारी थे, जिन्होंने हार्डिंग पर बम का इस्तेमाल किया था, बम फेंका था मेरे भाई। हार्डिंग बम कांड किस नाम से प्रसिद्ध है? हार्डिंग बम कांड किस केस के नाम से प्रसिद्ध है? तो दिल्ली षड्यंत्र केस। इसी को बोला जाता है दिल्ली षड्यंत्र केस मेरे भाई। 23 दिसंबर 1912 को हुआ था दिल्ली षड्यंत्र केस। भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली कब का स्थानांतरित किया गया? भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया? तो 13 फरवरी 1931 को लॉर्ड इरविन द्वारा 13 फरवरी 1931 को भारत की राजधानी थी दिल्ली से नई दिल्ली बदला गया 13 फरवरी 1931 को। और ये काम हुआ लॉर्ड इरविन के टाइम में मेरे भाई, और ये काम हुआ लॉर्ड इरविन के टाइम में। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन हुए, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ। किसके नेतृत्व में किया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन हुआ कि हमें अलग करो, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार और उड़ीसा को अलग अलग कर दिया गया। दो नए प्रांत का निर्माण हो गया बिहार और उड़ीसा के नाम से। का नेतृत्व किसने किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? 1912 में। ब्रिटिश शासन काल के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो वर्ष 1912 में मेरे भाई। चलिए अब
अगला टॉपिक है होम रूल लीग आंदोलन। होम रूल लीग आंदोलन, पहला क्वेश्चन, होम रूल आंदोलन की व्याख्या 2 जनवरी 1914 को अपने पत्र कॉमन बिल में किसने की थी? तो एनी बेसेंट ने किया था। होम रूल आंदोलन की व्याख्या 2 जनवरी 1914 को अपने पत्र कॉमन बिल में किसने की थी? तो मैडम एनी बेसेंट ने किया था। होम रूल लीग की स्थापना सर्वप्रथम किसने की थी? तो तिलक ने किया था अप्रैल 1916 में। भारत में होम रूल की स्थापना सर्वप्रथम किसने की थी? तो तिलक ने किया था अप्रैल 1916 में। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना कहाँ पर की थी? तो पूना में किया था। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना कहाँ पर किया था? पूना में किया था मेरे भाई। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जोसेफ बैप्टिस्टा थे। होम रूल लीग जो तिलक द्वारा स्थापित किया गया था उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जोसेफ बैप्टिस्टा थे मेरे भाई। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के प्रथम सचिव कौन थे? एनसी केलकर थे। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के प्रथम सचिव कौन थे? एनसी केलकर साहब थे। वर्ष एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब की थी? किस वर्ष एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी? सितंबर 1916 में। सितंबर 1916 में मेरे भाई एनी बेसेंट ने किया था। और इनसे पहले बाल गंगाधर तिलक अप्रैल 1916 में किया था, पुणे से शुरू किया था। और एनी बेसेंट सितंबर 1916 से शुरू करी थी। एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल के सचिव कौन थे? जॉर्ज अरुंडेल थे मेरे भाई। एनी बेसेंट द्वारा जो स्थापित किया गया था होम रूल लीग आंदोलन, उसके सचिव थे जॉर्ज अरुंडेल। वर्ष 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया था? तो एनी बेसेंट ने किया था। वर्ष 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? तो एनी बेसेंट ने किया था। होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक कौन थे? एनी बेसेंट थे। होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक कौन थी? एनी बेसेंट थी। वर्ष 1915-16 में किन दो नेताओं द्वारा होम रूल लीग आरंभ किया गया था? तो तिलक एवं एनी बेसेंट। वर्ष 1915-16 में किन दो नेताओं द्वारा होम रूल लीग आरंभ किया गया था? तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा। 1915-16 में स्थापित होम रूल लीग किसकी सहायक इकाई के रूप में काम करती थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सहायक इकाई के रूप में 1915-16 में स्थापित होम रूल लीग उनके सहायक इकाई के रूप में काम करती थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सहायक इकाई के रूप में। एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था? भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना। एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था? भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में किस महिला ने भारतीय राजनीतिक आंदोलन में भाग लेकर सर्वाधिक अनुप्रमाणित किया? एनी बेसेंट ने। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में किस महिला ने भारतीय राजनीतिक आंदोलन में भाग लेकर सर्वाधिक अनुप्रमाणित किया था? एनी बेसेंट थे। एनी बेसेंट साहब थे मेरे भाई। अगला क्या है टॉपिक? अगला भी इसी से संबंधित है। चलिए इसको पूरा ही कर लिया जाए मेरे भाई, थोड़ा इसे जूम कर लिया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन मुस्लिम नेता थे जो एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग में सम्मिलित हुए थे? वो कौन नेता था जो एनी बेसेंट, मुस्लिम नेता बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, जो एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग सम्मेलन में सम्मिलित हुआ था? मोहम्मद अली जिन्ना सम्मिलित हुआ था। किसने कहा मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागे और कार्यरत हो सके। एनी बेसेंट ने कहा था। किसने कहा था कि मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए जागे और अपना कार्य कर सके?
ये एनी बेसेंट ने कहा था। एनी बेसेंट भारतीयों का नगाड़ा थे मेरे भाई, जो ये क्या करते थे, हमारे नेताओं को, हमारे क्रांतिकारी को ये जगाते रहते थे, भड़काते रहते थे मेरे भाई। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वह आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था वह कौन था? होम रूल लीग आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वह आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था वह कौन सा आंदोलन था? होम रूल लीग आंदोलन था। किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो कर्नल टी.एस. अलकाट की स्थापना में कोई रोल नहीं था। इनका रोल था थियोसॉफिकल सोसाइटी में। टी.एस. अलकाट साहब ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करी थी। इनका होम रूल लीग से कोई वास्ता नहीं था मेरे भाई। होम रूल आंदोलन से मुख्यतः कौन जुड़े थे? होम रूल आंदोलन से मुख्यतः कौन जुड़े थे? तो एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक और एस सुब्रमण्यम अय्यर साहब थे, जो होम रूल आंदोलन से मुख्यतः जुड़े हुए नेता थे। होम रूल आंदोलन से मुख्यतः जुड़े हुए नेता थे। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक क्यों था? इसलिए घोतक था, इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। ठोस योजना रखी थी जिसके कारण होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए आरंभ का क्या था? घोतक भी था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी मेरे भाई। कांग्रेस के किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके थे? तो कांग्रेस का 1916 का जो अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का जो 1916 का अधिवेशन हुआ था, कहाँ? लखनऊ में अधिवेशन जो हुआ था, होम रूल लीग के समर्थक ने अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया था मेरे भाई। होम रूल के संबंध में सही कथन, तो होम रूल लीग के संबंध में सही कथन देख लिया जाए मेरे भाई। सबसे पहले इसकी योजना एनी बेसेंट वर्ष 1914-15 में प्रस्तुत की थी। योजना प्रस्तुत हुआ था एनी बेसेंट के द्वारा 1914-15 में। तिलक की होम रूल लीग महाराष्ट्र में, कर्नाटक में एवं मध्य प्रांत एवं बरार तक सीमित था। तिलक का जो होम रूल शुरू किया गया था महाराष्ट्र के पूना से, तो महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, मध्य प्रांत एवं बरार तक सीमित था। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली थी। तिलक द्वारा जो स्थापित किया गया था होम रूल लीग आंदोलन, वो अधिक शक्तिशाली था। तिलक और एनी बेसेंट के मतभेदों के उपरांत दोनों लीग बनी रही। तिलक और एनी बेसेंट के मतभेद के उपरांत मेरे भाई। चलिए, एनी बेसेंट के संदर्भ में सत्य कथन। एनी बेसेंट के संदर्भ में सत्य कथन क्या है कि होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी। होम रूल शुरू करने के लिए यही उत्तरदायी थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की 1889 में सदस्य बनी। फिर ये एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बन गई 1889 में। और तीसरा जो पॉइंट है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्षा भी बनी है 1917 में। 1917 में एनी बेसेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष भी रह चुकी है मेरे भाई। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? तो एनी बेसेंट थे। फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक एनी बेसेंट 1847 से 1933 ईस्वी तक फेबियन आंदोलन के क्या थे? प्रस्तावक थे मेरे भाई, प्रस्तावक थे। अप्रैल 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग का अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया था? महात्मा गांधी को। अप्रैल 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था, निर्वाचित किया गया था? तो महात्मा गांधी जी को निर्वाचित किया गया था। वर्ष 1920 में किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया था? ऑल इंडिया होम रूल लीग ने 1920 में अपना नाम बदलकर स्वराज सभा रख लिया था। 1920 में ऑल इंडिया होम रूल लीग ने अपना नाम बदलकर स्वराज सभा रख लिया था मेरे भाई। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन।
बहुत ही शानदार। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग में एक ही समय अपने अधिवेशन कहाँ आयोजित किए थे? लखनऊ में। लखनऊ में 1916 में, दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी अधिवेशन हुआ था और इंडियन मुस्लिम लीग का भी अधिवेशन आयोजित किया गया था लखनऊ में मेरे भाई। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ था? 1916 में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ था? 1916 में हुआ था। किसने मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1916 में एक साथ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी? लोकमान्य तिलक साहब थे जिसने मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1916 में एक साथ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, महत्वपूर्ण रोल निभाए थे। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? एमसी मजूमदार ने, अंबिका चरण मजूमदार ने 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी मेरे भाई। अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन था? एनी बेसेंट थी। अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख व्यक्ति, प्रमुख शिल्पी कौन था? वो एनी बेसेंट थे, वो एनी बेसेंट थी मेरे भाई। कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली कब स्वीकार किया था? वर्ष 1916 में। कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचित प्रणाली कब स्वीकार करी थी? वर्ष 1916 में। कांग्रेस के 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? तो मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार करी गई थी। कांग्रेस के 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? तो वो था मुस्लिम लीग का पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार की गई थी। वर्ष कांग्रेस ने 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में नरम दल के किस अध्यक्ष ने तिलक तथा उनके समर्थकों को कांग्रेस में वापस लिया था? अंबिका चरण मजूमदार ने लिया था। वर्ष कांग्रेस के 1916 या वर्ष कांग्रेस के 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में नरम दल के किस अध्यक्ष ने तिलक तथा अपने समर्थकों को कांग्रेस में वापस मिला लिया था? तो वो थे अंबिका चरण मजूमदार साहब थे, वो मिला लिए थे मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि वर्ष 1916 में लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? वर्ष 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? तो सत्य कथन है अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी। ये बात बिल्कुल सही है। इस अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच पुनः मेल स्थापित किया था और कराने वाले यही अंबिका चरण मजूमदार थे। अभी इसके पहले क्वेश्चन में था मेरे भाई। महात्मा गांधी पहली बार चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराए गए थे। इसी 1916 के कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ में चल रहा था और यही चंपारण का योद्धा राजकुमार शुक्ल, जो मुरली भरावा गांव के रहने वाले थे, गांधी जी से आकर मिले थे और चंपारण के किसानों का हाल, नील की खेती के बारे में, अंग्रेज जो अत्याचार कर रहे थे उसके बारे में यहीं आकर बताए थे मेरे भाई। और उस समय अध्यक्षता कर रहे थे अंबिका चरण मजूमदार साहब। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का समय क्या था? मतैक्य का समय 1916 से 1922 ईस्वी तक था। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का समय क्या था? 1916 से 1922 ईस्वी तक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था? तो लखनऊ अधिवेशन 1916, जो भी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया मेरे भाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। लखनऊ अधिवेशन 1916 में कहा था।
1916 में लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने यह शब्द कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। वर्ष 1916 के लखनऊ समझौते की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो कट्टरपंथियों के पुनर्मिलन को सहमति देना। 1916 के लखनऊ समझौते की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? कि हम लोग उदारवादी और उग्रवादी यानी गरम दल और नरम दल दोनों का क्या हो, पुनर्मिलन की सहमति देना। इसी के लिए 1916 में महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में जाना जाता है लखनऊ समझौता 1916। किस समझौते का लक्ष्य हिंदू मुस्लिम मतभेदों को सुलझाना था? यही लखनऊ समझौता के कारण हिंदू मुस्लिम मतभेदों को सुलझाना था मेरे भाई। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा मेरे भाई। और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद मेरे भाई। बाकी इसको कंटिन्यू जितना आप लगातार देखते, मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है इसी का, बस वो थंबनेल और वगैरह ये सब अलग होगा, बाकी सारा क्वेश्चन आप एक बार देखिएगा मेरे भाई। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे भाई। धन्यवाद।